चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ आ गई ना? तो अब गिफ्ट की बात मैं कर रहा था। अगर आप कोई भी पर्सन का मतलब हमेशा इनकम टैक्स वाला पर्सन सोचना जब तक हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी सब लोग शामिल हैं। ट्रस्ट भी एओपी होती है, तो ट्रस्ट भी शामिल है। अब अगर कोई भी आदमी कैश में ले या काइंड में ले, जिसका कंसिडरेशन प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू में अगर 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा तो रेसिपेंट के हाथ में इनकम हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यानी कि अगर अब आपने अपने दोस्त को एक आईफोन गिफ्ट कर दिया जिसकी वैल्यू जो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन था, आपने उसे खाली 50,000 में बेच दिया, तो फ़ोन कितने का था? 1.5 लाख का। बेचा कितने में? 50,000। फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन में डिफरेंस कितना है? 1 लाख का, यानी कि ग्रेटर देन 50,000। तो वो दोस्त के हाथ में गिफ्ट में टैक्स हो जाएगा, वो गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा दोस्त के हाथ में। कहाँ पे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसे 1 लाख रुपए की इनकम मान ली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ठीक है? वो अभी हम जब आईओएस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को वही मोबाइल फ़ोन उसकी शादी में गिफ्ट कर दिया तो उसके लिए कोई एग्जम्पशन नहीं, उसके लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। शादी में मिलने वाला टैक्स, गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, चाहे कैश में मिले, काइंड में मिले, किसी भी वैल्यू का मिले, ठीक है? शादी में मिलने वाला गिफ्ट, बट दैट गिफ्ट मस्ट बी गिवन टू द आइदर टू द ब्राइड और टू द ग्रूम। उसके पेरेंट्स को मिलेगा तो पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ब्राइड और ग्रूम को मिलना चाहिए, चाहे कैश कितना भी हो, कैश में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना, एक आदमी के नाम पे कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा रिसीव मत कर लेना, नहीं तो सेक्शन 206 लग जाएगा वहाँ पे जाके ना। वो आपके लिए 100% इनकम बन जाएगी वहाँ पे। किसी आदमी के शादी में जो डायरी में नोट करते हैं ना, वो इसलिए भी नोट करना पड़ता है कि कल को मतलब शादी के बाद, आप मान लो शादी के बाद सब काम खत्म हो गया, अब आपके पास पता लगा 5 लाख रुपए का कैश इकट्ठा हुआ, 15 लाख रुपए का कैश इकट्ठा, डिपेंडिंग मतलब स्टेटस ऑफ द पर्सन। 15 लाख रुपए का मान लो स्टेट कैश इकट्ठा हो गया। अब वो जो 15 लाख का कैश इकट्ठा हुआ, आप बैंक में ही जमा कराने जाओगे। बैंक में जमा कराओगे, दूल्हे और दुल्हन किसी के नाम पे जमा करा दो, चाहे किसी एक के नाम पे या दोनों के नाम पे, तो उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि कल को इनकम टैक्स ने पूछा तो वो डायरी की कॉपी मांग सकता है इनकम टैक्स, किसने कितना दिया था, किसने 50,000 दिए, किसने 51,000 दिए, किसने 20,000 दिए, किसने 10,000 रुपये दिए, वो डायरी दिखानी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते मैं तो लिस्ट कैश जमा हो गया, लिफाफे फाड़ दी और लिस्ट फाड़ दी, नहीं, वो नहीं होगा, चलेगा नहीं काम वहाँ पे, क्योंकि पर्सन का नाम लिखा होता है ना, नाम और नियरेस्ट लोकेशन लिखी होती है उसकी, है ना? यही तो लिखा होता है, जनकपुरी से राम सिंह, ऐसे ही तो लिखा होगा, उत्तम नगर से श्याम सिंह 51,000, ऐसे ही तो लिखा होता है शादी की डायरी में। तो वो आपको दिखाने, जस्टिफाई तो करना पड़ेगा। देखो, ऑनेस्ट टू प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द असेसी, वो असेसी के ऊपर है। प्रूफ तो करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास 15 लाख रुपए शादी के ही आए थे, मैंने कोई पुराने वाला कैश यहाँ पे वाइट नहीं कर दिया, है ना? पुराना कैश भी तो पड़ा हो सकता है शादी के नाम पे, लेकिन अभी कैश में और काइंड में गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता अभी भी। तो वापस कैपिटल गेन में आ रहे हैं। तो कैपिटल गेन में ऑर्नामेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलो, एक सिक्योरिटी सेल कंटेन, एक सिक्योरिटी कंटेंट है। अब चलते हैं, सर एक चीज बोलो। कंपनी मतलब यही काम करती है, बिजनेस इसी चीज को करती है, शेयर मार्केट का। यस सर। हाँ, तो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम बिल्कुल बिजनेस है, उनके पास तो स्टॉक है ना, वो बिजनेस इनकम है, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज और है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल एसेट, है ना? एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, जो भी एग्रीकल्चर लैंड नॉट बीइंग लैंड सिचुएटेड, ये असल में कहना क्या जा रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे रूरल वर्ड डाल दो तो आसान हो जाएगी लाइफ। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, गाँव में कोई लैंड है, तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। यानी कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन इतनी बड़ी इंडिया में आपको रूरल एग्रीकल्चर लैंड आज की डेट में नहीं मिलेगी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कहीं वहाँ छत्तीसगढ़ को भी ये बात जंगल में चले जाओगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको, झारखंड के जंगलों में चल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन उन्हें खरीद कौन रहा है? उन्हें खरीदने वाला भी तो चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी है। ये जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन है ना, ये इनकम टैक्स में 1961 में ड्राफ्ट हुई थी, आज तक वही चली आ रही है। तो आज के तब के हिसाब से, आज के हिसाब से डेमोग्राफिकल चेंज भी तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। ये क्या कह रहा है? कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज नॉट अर्बन लैंड। कितनी आसान डेफिनेशन है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जो अर्बन लैंड नहीं है। तो फिर अब मतलब मेरे को क्या चाहिए कि अर्बन लैंड कौन सी है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात?
ये कह रहा है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीइंग लैंड सिचुएटेड यहाँ। अगर एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पे सिचुएट है तो वो कैसी होगी, फिर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है ना। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड एक ये सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सी इनके अंदर अगर इन्वॉल्व है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी, कैपिटल एसेट हो जाएगी। अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड इन एरिया में नहीं है, जो अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, इन एरिया में नहीं है तो वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगता। यानी कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, वो कैपिटल एसेट नहीं है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कौन है, विच इज नॉट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज विच इज नॉट अ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। तो अब क्या पढ़ रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए कहता है कोई भी ऐसी एरिया जो किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है। कोई भी ऐसा एरिया जो किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और उसकी पॉपुलेशन 10,000 तक है तो वो कैसी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है। अब 10,000 की पॉपुलेशन आज की डेट में किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में 10,000 पॉपुलेशन कोई बड़ी बात है। तो क्या कह रहा है, 10,000 तो ठीक है, 10,000 तो छोड़ो, 10,000 वाले एक हो गए, दूसरे कौन है, देखो ऐसे एरिया, ऐसी एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। अगर 10,000 वाले तो हैं ही अर्बन, अगर मान लो 10,000 नहीं है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन अगर 1 लाख तक है तो उसके 2 किलोमीटर का दायरा भी अर्बन ही कहलाएगा। अगर किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड ऐसे एरिया के अंदर कोई पॉपुलेशन आती है और उसकी पॉपुलेशन 1 लाख तक है, तो जिस म्यूनिसिपल एरिया और कंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 1 लाख है, उसके आसपास का 2 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, चारों तरफ सर्कल में घूम जाओ, वो 2 किलोमीटर का एरिया भी क्या है, अर्बन। ठीक है। अभी बताऊंगा क्या हो रहा है। तीसरा, ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 6 किलोमीटर जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। जो 10,000 था, 10,000 का 2 किलोमीटर वाला, 1 लाख का 6 किलोमीटर वाला, ऐसी पॉपुलेशन जिसकी, ऐसा म्यूनिसिपल एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख है और उसके 6 किलोमीटर के सर्कल में भी, वो भी सारी कैसी है, अर्बन। दूसरे लास्ट वाले कौन है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख है, सॉरी कितनी है ये, 10 लाख, 1 लाख, सॉरी तीसरे वाला का मोटी 10 लाख, हाँ पॉपुलेशन 10 लाख और एरियल डिस्टेंस 8 किलोमीटर। अब हो क्या रहा है, देखो ये आपका एक कॉलोनी है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है। अभी दिल्ली की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, ये एमसीडी के अंदर है। इसकी पॉपुलेशन अप टू 10,000 है, इक्वल टू और लेस देन 10,000 पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो ये कैसी लैंड है, इसके अंदर जितनी भी लैंड आएगी वो कैसी आएंगी, अर्बन, है ना। ऐसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है तो सारी कैसी है, अर्बन। ये तो है ही है। इसके एरियल में चलो 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर ये चारों तरफ आप चले जाओ, तो इस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 किलोमीटर के घेरे में भी जितनी पॉपुलेशन आएगी, वो लैंड आएगी, वो भी कैसी है, अर्बन। अब चलते हैं दूसरा, एक ये थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी मैं जानबूझ के एमसीडी लिख दे रहा हूँ, है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वैसे कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, उसका दिल्ली से ही लेना देना नहीं। चलो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10,000 है बट लेस देन 1 लाख है, 1 लाख। अब क्या करना है, इसके 6 किलोमीटर में घूमो, इसके अंदर जो लैंड है वो तो अर्बन है ही है, इसके 6 किलोमीटर सर्कमफरेंस में भी जो है वो भी वही है। क्लियर है। अब एक और है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसकी पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 लाख है, सीधे 10 लाख पे चल रहा है, एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख इसकी पॉपुलेशन है। इसके 8 किलोमीटर के सर्कमफरेंस जो आएंगी वो भी वही आएंगी, अर्बन एग्री। इसके अंदर आने वाली प्लस इसके चारों तरफ एरियल डिस्टेंस में 8 किलोमीटर तक भी जाओगे तो भी क्या है, सब अर्बन लैंड है। अब पता क्या कहानी है समस्या, कि मान लो मेरी ये एक लैंड है और ये यहाँ पे है, करीब इससे 10 किलोमीटर दूर। थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ ये एक कोई गांव है जहाँ नगर निगम है। आज की डेट में मैक्सिमम जगह पे नगर निगम आ चुका है ना। टाउन प्लानर होता है, नगर निगम होते हैं। तो ये गांव में नगर निगम है, इसकी पॉपुलेशन 10 लाख के आसपास है। और मेरा, लेकिन जो मेरी लैंड है ना, यहाँ 10 किलोमीटर दूर जाके एक मेरी लैंड है। तो क्या अर्बन एग्रीकल्चर होगी या रूरल होगी? रूरल होगी।
ठीक है, पता क्या हम क्या कर रहे हैं, हम तो ठीक सोच रहे हैं रूरल होगी, हम कहाँ से देख रहे हैं, जहाँ इस गांव से देख रहे हैं इधर को, है ना। ये पता क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, देखो यहाँ पे कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं है, मतलब इस लैंड के चारों तरफ भी कहीं भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उससे भी एरियल डिस्टेंस चेक करना होगा अगर रूरल बनाना है तो। ऐसे मान के चलो कि दिल्ली यूपी से हरिद्वार का रास्ता सबको पता है, हरिद्वार जाते बीच में रुड़की पड़ता है ना, रुड़की इज एंट्रेंस फॉर उत्तराखंड, है ना, रुड़की उत्तराखंड का एंट्रेंस है। तो जब आप रुड़की में एंट्री मारोगे तो यहाँ पे पहले क्या, यूपी का बॉर्डर, यहाँ पे उत्तराखंड का बॉर्डर, यही तो है बीच में, ये रुड़की एंटर मारते उत्तराखंड लग जाता है। तो अगर आपकी कोई ज़मीन इस रुड़की में है तो आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ की चेक करोगे, उत्तराखंड की, यूपी की। आपकी ज़मीन उत्तराखंड रुड़की में है और रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है, ध्यान रख लेना। अगर रुड़की की प्रॉपर्टी की सेल परचेज करोगे तो रजिस्ट्री तो उत्तराखंड में होगी, है ना। तो आप अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी इस लैंड को रूरल और अर्बन बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ की चेक करोगे, नहीं, दोनों जगह की चेक करनी है, इधर की भी नहीं होनी चाहिए, यही तो प्रॉब्लम है। अगर इसके मान लो आपकी रुड़की की पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख तो है ही, कोई बात नहीं। अगर मान लो आपके यहाँ पे 10 किलोमीटर तक कोई एमसीडी नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है यहाँ पे 10 किलोमीटर तक, तो आप बच नहीं सकते, यहाँ के आगे चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ तो नहीं है कोई, हाँ इधर हो या उधर हो, कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस लैंड के उस एरिया के अंदर नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, इकाई चाहे स्टेट बदल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जो महिपालपुर बॉर्डर पे लोगों की खेतों की ज़मीन थी, तो महिपालपुर बॉर्डर की जो ज़मीन एक्वायर हुई है, जो ज़मीन लोगों ने, जो ये NH8 बन के गया जिस पे, तो वो ज़मीन लोगों ने अगर वहाँ पे भी अगर कोई ज़मीन बेचने, वहाँ खेती तो हो ही रही थी, है ना, पहले वहाँ खेती ही हो रही थी, एग्रीकल्चर लैंड थी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड कैसे, जो महिपालपुर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके 8 किलोमीटर तक, है ना, पॉपुलेशन अगर मैं 10 लाख से ज़्यादा मान लूँ तो 8 किलोमीटर तक कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो महिपालपुर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नहीं है 8 किलोमीटर तक, तो कहाँ देखना पड़ेगा, गुड़गांव जो बॉर्डर लग जाता है, क्यों वहाँ पे बॉर्डर पे तो हरियाणा की तो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है उस लैंड से लगी हुई। तो आपको स्टेट का बैरियर नहीं देखना, आपको अपनी लैंड से इधर हो सकता है इधर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लो, हो सकता है इधर की कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देख लो, यूपी की देख लो, अगर दिल्ली उत्तराखंड वाली नहीं लग रही, आपके लैंड रिकॉर्ड तो उत्तराखंड में है, लेकिन आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेक करना है कि उत्तर अर्बन है या रूरल है, तो आपको यूपी की भी चेक करनी पड़ेगी। पता लगा यूपी के बॉर्डर में कोई वो थी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो आपकी लैंड फिर कैसे हो जाएगी, फिर अर्बन हो जाएगी। तो आज के डेट में रूरल एग्रीकल्चर लैंड मिलना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चेक करना हो तो ठीक है, मेरा लैंड रिकॉर्ड उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में रुड़की की कोर्ट में या हरिद्वार में जो कोर्ट है वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड है, तो हरिद्वार की कोर्ट से हो सकता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत दूर तक हो, तो वहाँ से हो सकता है शायद मैं बच जाता, लेकिन मेरे को यूपी भी तो पकड़ना है। तो दोनों साइड देखना है। एरियल डिस्टेंस विदाउट बाउंड्री ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री नहीं है। इनकम टैक्स वैसे भी सेंट्रल कंट्रोल करता है ना, तो सेंट्रल तो स्टेट की बाउंड्री पे काम ही नहीं करता, तो सेंट्रल के जो भी रूल है वो स्टेट के लिए नहीं, स्टेट स्पेसिफिक होता ही नहीं है। तो आपको अपनी लैंड को रूरल और एग्रीकल्चर देखने के लिए हर तरह की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में देखना पड़ेगा आप कहाँ पर पड़ते हो, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। आपके मान लीजिए आपके जो आप जिस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, जहाँ आपकी लैंड है, यहाँ पे पॉपुलेशन है केवल 8,000 लोगों की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आपकी लैंड कैसी होगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि 10,000 तो कम से कम लीजिए ना रूरल एग्रीकल्चर। लेकिन आपके ना यहाँ पे 2 किलोमीटर पे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अब क्या हो गए, आपके 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और है जो दूसरे शहर की है, एक ही स्टेट है दूसरे शहर है, तो अब क्या होगा, इससे 2 किलोमीटर पहुँच गए ना आप, तो अब क्या हो गए, ये भी अर्बन हो गई, ये भी अर्बन हो गई, क्योंकि 2 किलोमीटर में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और लग गई आपके पास, तो ये डिस्टेंस है। तो आज की डेट में अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ढूंढना ना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहाँ मिलेगी अब ढूंढने से, सब जगह तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इनकम टैक्स इस डेफिनेशन को आज तक बदला नहीं है। अब और कौन कौन से नहीं है, कैपिटल गेन बॉन्ड, कैपिटल एसेट, 6.5% के गोल्ड बॉन्ड जो 1977 में हुए थे, फिर 1980 में इशू हो रहे थे डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, और वो इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी कैपिटल एसेट की नहीं है। 6.5% का मतलब है 6.5% का ब्याज मिलता है ना, 6.5%, 6.5% गोल्ड बॉन्ड इन 1997, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। ये जो बॉन्ड इशू हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर इनको आप ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, तो इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है ही नहीं। प्लस
स्पेशल बियरर बॉन्ड 1981 में इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल बियरर बॉन्ड इशू करे थे कभी 1981 में। तो अगर आप उन्हें बेचोगे तो वो इसको बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कवर्ड नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 एंड 2015। देखो क्या हुआ था 1999 में गोल्ड की बहुत मारामारी होती, बहुत क्राइसिस चल रहा था इकोनॉमी में ना, गोल्ड बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम शायद मनमोहन सिंह सरकार रही थी, शायद वाजपेयी जी की सरकार थी, 2004 में मनमोहन सिंह आए थे, उससे पहले वाजपेयी जी होंगे शायद, हाँ 99 में वाजपेयी जी होंगे शायद। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, गवर्नमेंट को देखो गोल्ड रिजर्व रखने होते हैं अपने पास ना गोल्ड को, तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, एक बॉन्ड इशू करे थे कि आप अपना गोल्ड डिपॉजिट करो, उसके बदले में सर्टिफिकेट ले जाओ, बॉन्ड ले जाओ, और उस पर जो गोल्ड रेट के वेरिएंस प्लस आपको कुछ एक सर्टेन % तक इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो लेकिन जब आप वो गोल्ड बॉन्ड बेचोगे, अगर गोल्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, ऊपर ज्वेलरी में पढ़ के आए हम, लेकिन अगर गोल्ड बॉन्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लो सरकार कहती है हम उसको बेच के कैपिटल गेन टैक्स भी देंगे, तो लोग क्या कहते हैं, इससे बढ़िया हम ज्वेलरी रखें ना, बॉन्ड को कहीं पहन के कोई जा सकते हैं, है ना, बॉन्ड को ज्वेलरी को कहीं शादी ब्याह में 2 साल 1 साल 3 साल में कभी फंक्शन में जाएंगे, पहन के तो जा सकते हैं, है ना, बटन ही तो खोलने पड़ते हैं तो, लेकिन पहन के तो जा सकते हैं लेकिन क्या बॉन्ड पहन के जाओगे आप? तो कोई आदमी गोल्ड बॉन्ड में अपने आप को कन्वर्ट कराएगा? तो सरकार ने बोला तुम गोल्ड हमारे पास जमा कराओ, हम आपको उसके बदले में सर्टिफिकेट देंगे, और सर्टिफिकेट के बदले में जब आप उसे गोल्ड बॉन्ड को एक्सचेंज कराओगे, ट्रांसफर करोगे, यानी कि वही सेल, एक्सचेंज, बार्टर, रिलिंक्विश, एक्सचेंज करोगे, जब ट्रांसफर करोगे तो हम उस पर जो आपको फायदा होगा, डेफिनेटली 1999 और 2015 के बाद में आज के गोल्ड रेट में डिफरेंस है ना। आज अगर आप गोल्ड बॉन्ड रिडीम कराओगे तो आपको मार्केट रेट गोल्ड रेट का पैसा मिलेगा, प्लस उसमें कुछ आज के 2015 वाले में 3% का ब्याज है, ब्याज भी मिलता है, तो आपको उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास गोल्ड का भंडार आ गया, प्लस मार्केट में जो गोल्ड खरीदने की होड़ चल रही थी, गोल्ड क्यों खरीदता है आदमी, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता है ना, पहनने के साथ साथ दूसरा पर्पज क्या है, इन्वेस्टमेंट है। किसी बुरे टाइम पे गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, हाई लिक्विड वो है प्रॉपर्टी, कि आज की डेट में लैंड एंड बिल्डिंग भी इतनी लिक्विड प्रॉपर्टी नहीं जितना गोल्ड है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा लिक्विड प्रॉपर्टी है। तो गोल्ड इतना लिक्विड है और इतना अट्रैक्टिव है कि हर आदमी उसे खरीदना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। तो गोल्ड की डिमांड भी इन्फ्लेट हो रही थी अननेसेसरी, तो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई कि अब अगर जिसको गोल्ड में इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, केवल इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है, उसे रखना, उसे पहनना नहीं है, तो आप एक काम करो, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में पैसा लगा दो, ताकि गोल्ड की डिमांड में जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो कम हो जाए, और हम वो बॉन्ड बेचोगे तो आपसे टैक्स भी नहीं लेंगे। तो इसलिए आप लोग उधर भी चले जाते हैं कि बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, टैक्स लगता है ना, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा आपको, आइदर इट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन द होल्डिंग पीरियड। तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, होल्डिंग पीरियड कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बेचोगे तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट नहीं है, हम एक्सक्लूजन वाली पॉइंट पढ़े जा रहे हैं हम। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरिंग बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1997 1980 वाले, ये वो है ही नहीं, क्या नाम लेते हैं, कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इनको बेचने पे टैक्स क्यों लगेगा? देखो अभी क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ के आए थे ना, फॉर रिमूवल ऑफ डाइट इट इज hereby declared, it is hereby clarified property include and shall be deemed to have always include any right or in relation to an Indian company including the right or right of management or control or any other right whatsoever। ये पता किसकी देन है? ये वाली लाइन है वोडाफोन की देन। वोडाफोन का इंडिया में इनकम टैक्स से केस चला था, ठीक है। वोडाफोन जो इंडियन सब्सिडी थी, वोडाफोन की जो इंडियन आर्म थी, उसने अपना कंट्रोल राइट, अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेची, उसने कंट्रोल और मैनेजमेंट बेच दिया किसी विदेशी कंपनी को। अब भारत सरकार को लगा कि इतना बड़ा बिजनेस डील हो गई और हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिला, क्योंकि ये लाइन वहाँ पे थी नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर ये राइट था ही नहीं, ये लाइन ही नहीं थी, है ना। ये राइट, इसके लिए सेक्शन 2 है ना, ये सेक्शन 2 में अमेंडमेंट हुई, सेक्शन 9 में अमेंडमेंट हुई, जहाँ पे इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाता है। तो वोडाफोन की डील के बाद ये अमेंडमेंट लानी पड़ी सरकार को। अच्छा, सरकार इतनी तेज कि इस अमेंडमेंट को क्या लेके आ रहे हैं, जब वोडाफोन की डील हो गई उसके बाद। अच्छा, अगर आप मान लो आप कोई डील करोगे, आज की डेट में आपके एक्ट में लिखा हुआ है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के करोगे, इनको करने से मेरे को टैक्स लगेगा, इनको नहीं लगेगा। अगर ये लाइन है ही नहीं, तो आप उस प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझ रहे हो? प्रॉपर्टी का मतलब वही लैंड एंड बिल्डिंग की तो प्रॉपर्टी मान रहे हो आप। तो उस प्रॉपर्टी का मतलब ये कैसे हो सकता है, एनी राइट इन इंडियन कंपनी इन रिलेशन टू कंट्रोल और मैनेजमेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कभी क्लियर था? नहीं था, डेफिनेशन में ही था। सरकार अपने मन में कुछ भी मान के बैठे नहीं, एक्ट मन के मानने से कोई होता है। तो वोडाफोन ने इंडिया में डील कर ली, अपना कंट्रोल मैनेजमेंट किसी विदेशी कंपनी को दे दिया। सरकार को लगा हमारे को कुछ नहीं मिला,
सरकार ने अमेंडमेंट डाल दी है वाली लाइन, कहाँ से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1961, 1961 से, यानी कि उसके बीच में जितने सौदे होंगे सबको लपेट सकती थी वो। हालांकि लपेटना उसने वोडाफोन को ही था और किसी को नहीं लपेटना था, लेकिन उसने अमेंडमेंट डाला रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव नहीं कहा, जैसे इनकम टैक्स एक्ट आया था 1961 से, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई डील होने के बाद एक्ट में अमेंडमेंट कोई कर दोगे? तुम्हारा जिस दिन एक्ट पड़ा था उस दिन ये लाइन थी नहीं वहाँ पे। वोडाफोन के ऊपर उन्हें कई करोड़ों रुपए, कई हजारों करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड निकाल दी, वोडाफोन चला गया सुप्रीम कोर्ट। कौन सी छोटी कंपनी है वो, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन में इंडिया के वकीलों ने इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस लड़ा। वो तो वोडाफोन उनका क्लाइंट था ना, वो मैंने मिस्टर हरीश साल्वे, वोडाफोन के क्लाइंट थे मिस्टर हरीश साल्वे। आज की डेट में वो बीजेपी के कैंपेनर हैं, तो हरीश साल्वे ने वोडाफोन की तरफ से केस लड़ा, ठीक है। और हरीश साल्वे CA भी एडवोकेट भी हैं असल में, वो दोनों चीज़ जानते हैं, वो करेला और नीम चढ़ा वाली बात है। तो वैसे भी अपनी नॉलेज के अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं वो हरीश साल्वे। तो उन्होंने वोडाफोन का केस लड़ा, सरकार वोडाफोन का केस हार गई सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, जब तक केस चल रहा था तब तक वोडाफोन कह रहा था चलो ठीक है, हम आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, कोई रीजनेबल अमाउंट बताओ, हम पे कर देते हैं, हम लिटिगेशन नहीं जाते। जो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो लिटिगेशन में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, कहते ठीक है अगर छोटा मोटा पे करके डिमांड खत्म होती है तुम खत्म करो, छोड़ो। लेकिन सरकार फैली हुई थी नहीं, हमने तो अमेंडमेंट डाल दी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंडमेंट डाली है। तो सरकार नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट में, 2 बार केस हार गई वो, अपील में भी हार गई, वैसे भी हार गई, सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन में केस हार गई। तो ये अमेंडमेंट जो आई ना उसके बाद की, अब ये उस डील के बाद है, उससे पहले इफेक्टिव हो ही नहीं सकती थी, ठीक है। तो ये लाइन उसी लिए आई है, ये कंट्रोल और मैनेजमेंट वोडाफोन ने ही बेचा था। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया भारत सरकार को कि इनको इतने लाख रुपए का मुआवजा देने, कई हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा देना था उसने वोडाफोन को, कंपनसेशन विद इंटरेस्ट पे करना था। तो सरकार ने कान में रुई तेल सब डाल रखा था, कुछ नहीं सुना, उन्हें छोड़ना कौन देखी जाएगी। तो वोडाफोन ने क्या करा, इंटरनेशनल कोर्ट में अमेरिका में जाके केस कर दिया। अब अमेरिका के कोर्ट और इंडिया की कोर्ट में काम करने के तरीके में फ़र्क है। अमेरिका ने कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इंडियन गवर्नमेंट की अमेरिका में जितनी भी ज़मीन है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, सब बेचो और वोडाफोन को कंपनसेशन दे दो, ठीक है। मतलब न्यूज़ में आई हुई खबर है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं सुन के नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ी हुई खबर है, ये न्यूज़ में आई है। तो वोडाफोन, अमेरिकन कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वोडाफोन के फेवर में, क्योंकि वो कंपनसेशन नहीं दे रही है, इतने साल से लिंगर ऑन करे जा रही है मामले को। अमेरिका में इनकी जितनी प्रॉपर्टी है सारी प्रॉपर्टी बेचो और वोडाफोन को पैसा दे दो, वो तो इनिशिएट कर देते हैं। तो दूसरे रातों रात ये फिर फाइनेंस में, आज की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है यही थे ये, हालांकि करा हुआ तो मनमोहन सिंह सरकार का, ये वोडाफोन का रायता फैला हुआ, लेकिन इनके हिस्से में पड़ा। इन्होंने भी कौन सा सेटल कर दिया, बीजेपी ने भी सेटल नहीं करा ना। जब देना है तो दे दो ना। 2 कंपनी थी सेम, आपकी क्या नाम है, एक तो वोडाफोन और एक थी वेदांता है या मेदांता है, एक वो थी, 2 कंपनी थी, नहीं केयर इंडिया 2 कंपनी थी, दोनों के साथ सेम कास्ट था। तो वोडाफोन और केयर इंडिया दोनों के फेवर में अमेरिकन इंटरनेशनल कोर्ट ने डिसीजन दिया, इंडियन गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करो, ऑक्शन लगाओ और इनके पैसे वापस कर दो, बात खत्म। तो रातों रात फाइनेंस मिनिस्ट्री से इनके पास लोग मिलने के लिए, भाई एक काम करो तुम इंटरेस्ट माफ़ कर लो, जो तुम्हारा ओरिजिनल अमाउंट है हम दे देंगे तुम्हें, तब दिया इन्होंने, ऐसा होता है। और ये लाइन मनमोहन सिंह सरकार की गलती है जो इन्होंने बाद में इंसर्ट करी, वोडाफोन इंडिया उसके डील होने के बाद, वो गलत काम है। ये तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैसे डाल सकते हो तुम, अमेंडमेंट वो डाल नहीं सकते। लेकिन आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। आज अगर कोई कंपनी अपना कंट्रोल और मैनेजमेंट बेच देगी तो कैपिटल गेन लग जाएगा, ये कैपिटल एसेट है, उस प्रॉपर्टी जो ऊपर बढ़ गया तो उसके अंदर ये चीज़ भी इंक्लूड है। क्लियर है? चलो अब ना ये बहुत भारी भारी बातें हो गई हैं, मैं आपको PPT भेज दूंगा, इसकी समरी है बहुत आसान लैंग्वेज में, गुरप्रीत को थोड़ा सा हल्का सा लगेगा, बहुत भारी लग रहा है तो PPT जरूर पढ़ लेना, लेकिन है ना, ये भारी भारी चीज़ तो देखो पढ़ना तो सिखाना पड़ेगा ना आपको आगे जाके यही करना है, तो थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पीने से चुबाया जा रहा है, एक बार समझ आ रहा है, दूसरी बार कुछ और निकल जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो भी आदत ठीक है। तो एक्ट ऐसा ही होता है। इस एक्ट की सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्टेड करके मैंने PPT बना रखी है, आप अगले क्लास में PPT से मुझे जवाब दे देना।